दोस्तों, इंडिया में क्रूड ऑयल सप्लाई को लेकर के जिस तरीके के काले बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं, उसको लेकर के हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने लोकसभा में कहा कि हमारी सप्लाई सिक्योर है और शॉर्टेज के कोई स्कोप नहीं दिखते। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से कल थाईलैंड का वो जो शिप जो कि आ रहा था इंडिया की तरफ, कांडला में उसको आना था, ठीक है, तो उस पर ईरान की तरफ से एक मिसाइल आती है और वो हिट कर देती है। तो ये एक अपने आप में कंसर्निंग मैटर भी बन जाता है। लेकिन ऑप्शंस ये हैं कि हम हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अभी रशिया से ऑयल जो हमारा इंपोर्ट हो रहा था उसको हमने और एक्सपेंड कर दिया है। साथ ही साथ जो नेचुरल गैस वाला जो इशू है वो थोड़ा सा सिचुएशन डिफिकल्ट बनी हुई है। कैसे कि अभी के टाइम पे एक तो ये है कि जो नेचुरल गैस जो हमारी आती है वो ज़्यादातर आती थी कहाँ से? कतर से, 60% के लगभग। अब कतर ने तो प्रोडक्शन ही बंद कर रखा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के थ्रू क्रॉस करना भी बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या है कि हम अब दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे यूएस, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया, रशिया। इनसे भी हम हमारी गैस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अप्लाई कर चुके हैं और वहां से कार्गोज भी निकल चुके हैं। लेकिन हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है ना, वहां पर जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट ला दिया गया है एप्लीकेशन में, जिसमें यह प्रोविजन है कि वहां पर अब जो सप्लाई है वो प्रॉपरली स्मूथली मेंटेन की जाए, जो भी हमारे पास गैस की अवेलेबिलिटी है। क्योंकि होता क्या है कि अभी जिस तरीके से गैस की शॉर्टेज है, तो ये सबको पता है कि गैस के प्राइसेस मार्केट में बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में लोग क्या करेंगे कि सिलेंडर्स को ब्लैक मार्केट करना स्टार्ट कर देंगे, स्टॉक कर लेंगे, होर्डिंग कर लेंगे और फिर और प्राइस बढ़ेगी, फिर ज्यादा मार्जिन पे बेचेंगे। तो उस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से पूरा काम किया है और एश्योरेंस ये दी है कि भाई जो डोमेस्टिक नीड्स है, घरों में जो चूल्हा जलता है, उसमें तो प्रॉब्लम ना आए कम से कम। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन लाया गया जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के थ्रू जो भी कार्गो शिप्स पास होते हैं उन पे ईरान की तरफ से जो अटैक किया गया है वो ठीक नहीं है। तो उस रेजोल्यूशन में कंडेम किया गया है ईरान को। तो इंडिया ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि इंडिया का कल शिप हमने देखा था क्या मामला था। इस मामले को लेकर के हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी से पूछा गया कि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ईरान से तो बातचीत हो रही थी, लेकिन फिर भी ईरान ने मिसाइल क्यों मार दी? तो एस जयशंकर जी ने कहा कि जल्दबाजी होगी, कोई भी कमेंट करना, हम बातचीत कर रहे हैं, क्लैरिटी आ जाएगी। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियां, उनसे बातचीत में भी रहे, क्या सिचुएशन बनी हुई है, किस तरीके से एस्केलेशंस को रिड्यूस किया जाए। तो ये सिनेरियो अभी के टाइम पे बना हुआ है। वहीं पर ईरान की तरफ से एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दे दिया गया है, वो ये कि युद्ध एक ही शर्त पर, एक ही कंडीशन में खत्म होगा जब हमारी 3 शर्तें मान ली जाएं। अब वो 3 शर्तें क्या है सुनना। एक तो ये कि यूएसए की तरफ से जितने भी अपने गल्फ रीजन में अपने बेसिस ऑपरेट किए जा रहे हैं ना, उन मतलब जितने भी ऑपरेशन है उनको बंद कर दिया जाए। दूसरा ये कहा कि जितना भी नुकसान ईरान को झेलना पड़ा है उनका कॉम्पनसेशन ईरान को दे, क्योंकि बहुत नुकसान ईरान को हो गया। और तीसरी कंडीशन इनके द्वारा रखी गई है कि ईरान के जो लेजिटिमेट राइट्स हैं, जिसमें एक तो न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट एक कंसिडर किया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, और एक यहां पर मिसाइल्स का डेवलपमेंट, बोला इन चीजों को एक्नॉलेज किया जाए, तब जाके ईरान युद्ध रोकेगा। अदरवाइज हम तो डूबे, बाकी सबको भी ले डूबेंगे। ये सिनेरियो ईरान ने बना रखा है। तो ये सारा मामला अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, आज के लिए आप लोगों के लिए ऑफर्स अभी भी चल रहे हैं विश्वास दिवस के। तो ऐसे में आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर प्रारंभ जो कोर्स ज्वाइन करना चाहो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो, है ना, ईयरली बेसिस पर आपको पे करना होता है फी। डिस्काउंट्स अभी चल ही रहे हैं। इसी तरीके से आप आरंभ बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 11th और 12th में जा रहे हैं तो, ठीक है। कोई भी डाउट आए इनसे रिलेटेड तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रेज कर सकते हैं इस कॉन्टैक्ट नंबर 7948221232। आप देख सकते हैं प्राइसेस मिनिमम बेयर पे ऑपरेट हो रही हैं, ठीक है। तो मौका मत चूको अगर जरूरत है तो। फिर बात कर लेते हैं हमारे आर्टिकल्स की। तो फर्स्ट आर्टिकल है नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अभी देखो तो पहली बार नेशनल हाईवे ग्रीन कॉरिडोर ग्रीन कवर इंडेक्स रिलीज किया है 2025-26 के लिए। मतलब ये कि जो हमारी नेशनल हाईवेज हैं उनके दोनों साइड में कितना हमने हरियाली डेवलप कर रखी है, इसका जो पूरा मॉनिटरिंग की गई है, ऑब्जर्वेशन जो किया गया है, वो इसरो की तरफ से हेल्प मिली है NHAI को। ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें 23,000 किलोमीटर 30,000 किलोमीटर्स की नेशनल हाईवे पूरी कवर की गई है अक्रॉस 24 स्टेट्स। और उसमें जो स्टडी टाइम था वो था जुलाई से दिसंबर 2024। इसमें क्या देखा गया कि हर एक एक किलोमीटर के पैच में डिवाइड कर दी लेंथ को, और उस हर एक किलोमीटर में ये देखा गया कि ग्रीन कैनोपी कितने एरिया में फैली हुई है, कितने परसेंट में। तो उसके हिसाब से वो इंडेक्सिंग रिलीज की गई है। कोलैबोरेशन की बात हम करें तो इसमें देखो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है वो जो कि इसरो का है,
उसके साथ में NHAI ने कोलैबोरेट करके और फिर बाद में ये स्टडी रन कराई है। ऑब्जेक्टिव देखो, ग्रीन कवर कितना हमने डेवलप किया है। अगर नेशनल हाईवेज की बात करें, ध्यान रखना, जब भी कोई रेलवे लाइन पड़ती है, पाइपलाइन पड़ती है, या कोई हम आप कह सकते हो रोड बनाते हैं, तो उस रोड का या उस पर्टिकुलर पाथ का, उस वे का अधिकार होता है या फिर राइट ऑफ वे होता है, जिसके चलते उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किया जा सकता है, इंस्टॉल किया जा सकता है, और कहीं पर टूट फूट हो तो रिपेयर किया जा सकता है। तो वो जो राइट ऑफ वे है ना, उसके तहत ये देखा गया है कि जो हाईवेज बने हैं उनके साइड में आपने कितना ग्रीन कवर डेवलप कर दिया। तो उसकी एक साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव स्टडी हो गई है, ठीक है, जिसमें आपने सैटेलाइट्स का यूज किया है। कवरेज की बात करें तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया इंट्रोडक्शन में ही। अप्रोच, इसमें हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट सेंसर यूज किए गए हैं, जिसमें जो क्लोरोफिल होता है, जो कि मेन कंटेंट है आपके पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर, जो कि डिटेक्शन में हेल्प करता है। ये जो रिमोट हाई रेजोल्यूशन सेंसिंग हमारे पास में सैटेलाइट्स हैं, उनको बताने में कि हाँ भाई किस एरिया में आपकी ग्रीन कैनोपी प्रॉपर्ली डेवलप्ड है, ठीक है। हाईवे कॉरिडोर्स के आसपास में ये देखा गया है। इसमें देखा गया जो सैटेलाइट यूज हुआ है इसरो का, उसका नाम है रिसोर्स सेट 2A, जिसको लिस्ट फोर्थ भी बोल दिया जाता है। और इसमें रेजोल्यूशन हुआ है वो 5 मीटर रेजोल्यूशन। मतलब जब आप एक इमेज देखोगे तो उस इमेज में एक पिक्सल निकालोगे तो 5 इंटू 5 स्क्वायर मीटर का एरिया आप निकाल के देख लो, उतने एरिया को एक पिक्सल शो करता है। तो रेजोल्यूशन ठीक है, उसके हिसाब से फिर ये मेजरमेंट रिलीज किए गए हैं। फिर बात करें सिग्निफिकेंस की, देखो वेजिटेशन कवर कितना है हमारे हाईवेज के आसपास में, कम से कम हम बेस लाइन तो लेकर के चलें, जिससे कि वहां कहते हैं ना कि एक तो पोल्यूशन का लेवल हो गया, चाहे नॉइस पोल्यूशन हो या एयर पोल्यूशन, उनको कंटेन करने में हेल्प कर देता है आसपास में जो दूसरे सेटलमेंट्स हैं उनके लिए। इसके अलावा हर साल इस तरीके से ट्रैकिंग होती रहेगी तो आइडिया लगेगा कि साल दर साल हम कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं हाईवेज के पैरेलली इस वेजिटेशन कवरेज को इंक्रीज करने में। साथ ही साथ हम कंपैरिजन भी कर पाएंगे, जैसे कि एक हाईवे सेक्शन है वो उड़ीसा के थ्रू पास हो रहा है, दूसरा राजस्थान के थ्रू, तो दोनों को कंपेयर किया जा सकता है कि वहां पर किस तरीके से ग्रीन कवर की डेवलपमेंट हो रही है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेज एक जगह से दूसरी जगह फैलाई जा सकती है। ये कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम एफिशिएंट मेथड है, जिससे ग्रीनरी भी बनेगी तो कार्बन कैप्चर का भी स्कोप डेवलप हो जाता है। इसके अलावा राइट ऑफ वे हमने ऑलरेडी देख लिया कि एक लीगल राइट होता है किसी भी जमीन के ऊपर उस पर्टिकुलर एंटिटी का, चाहे वो रोड हो, पाइपलाइन हो, रेलवे लाइन हो, जिससे कि वो वहां पर ट्रेवर्स कर सके, कंस्ट्रक्ट कर सके, मेंटेन कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर को। ध्यान रखें, रोड के और उनके साइड में जो जमीन है, इसकी जरूरी नहीं है कि ऑनरशिप जो है वो NHAI की है, दूसरों की ऑनरशिप भी हो सकती है, लेकिन वहां मेंटेनेंस के लिए इनके लिए स्पेस तो चाहिए, उसी को राइट ऑफ वे बोल दिया जाता है। फिर बात करते हैं लेबनान की। देखो हो क्या रहा है, इजराइल ने लेबनान में अटैक एक बार फिर से एस्केलेट कर दिया, क्योंकि वहां पर से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है। तो इस वजह से क्या है कि लेबनान में जो UNIFIL है, पीस कीपर्स, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्सेस इन लेबनान, उनको सिक्योर रखना, उनकी प्रोटेक्शन ध्यान रखना, इसके लिए यूनाइटेड नेशन में इंडिया और बाकी 29 कंट्रीज ने मिलकर के बात कही है कि भाई इजराइल अगर एस्केलेशंस बढ़ा रहा है तो कम से कम वहां पर जो UNIFIL जो पीस कीपर्स डिप्लॉयड हैं उनका ध्यान रखा जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनसे ही लड़ाई में आप उतर जाओ हिजबुल्लाह को साफ करते करते। ये UNIFIL का कॉन्सेप्ट आया था UNSC के 1978 के एक रेजोल्यूशन के तहत, जिसमें क्या प्रोविजन था कि उस टाइम पर इजराइल ने लेबनान को इन्वेड कर दिया था, तो उसके बाद में इजरायली फोर्सेस को विड्रॉ करना था, और उसके बाद लेबनान और इजराइल के बीच में एक बॉर्डर क्रिएट की गई जिसको ब्लू लाइन बोला गया। अब वो ब्लू लाइन है ना, लेबनान और इजराइल को तो डिवाइड करती है, लेकिन साथ साथ में इधर ये जो गोलन हाइट्स है, जो सीरिया का रीजन है, जिसको इजराइल अपने अंडर में रखता है, कंट्रोल में, राइट, इजराइल भी क्लेम करता है, तो यहां पर ये एक तरीके की ब्लू लाइन क्रिएट की गई जिससे कि लेबनान की प्रोटेक्शन की जा सके, लेबनानी गवर्नमेंट को एक तरीके से स्टेबिलिटी दी जा सके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो लेबनान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये देखो छोटा कंट्री है वेस्टर्न एशिया का, कैपिटल यहाँ की है बेरूत, ये लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की, और मेन यहाँ का कॉमर्शियल आप कह सकते हो हब भी है, पोर्ट हब भी है बेरूत, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से। मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न कोस्ट पर ये लोकेटेड है, इसमें डाउट है नहीं। और वैसे देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेट वाइज देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ गया। अगर हम बॉर्डर की बात करें तो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ देखो तो सीरिया से बॉर्डर शेयर हो रही है, साउथ और साउथ ईस्ट की तरफ से थोड़ा ध्यान दो तो इजराइल, और वेस्ट की तरफ देखो तो मेडिटेरेनियन सी से अपनी कोस्टल लाइन बनाता है। अगर हम यहाँ की ब्लू लाइन की बात करें तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फिजियोग्राफी की बात करें तो लेबनान में देखो कोस्टल एरिया है,
ठीक है। इसके अलावा यहां पर माउंटेन रेंजेस हैं, एक में तो लेबनान माउंटेन रेंज और लेबनान के बिल्कुल बीचों बीच से पास होती है, और एक एंटी लेबनान माउंटेन रेंज भी है जो कि लेबनान और सीरिया की बाउंड्री क्रिएट करती है, ध्यान रख लेना। और इन दोनों माउंटेन रेंज अगर मैं बनाऊं, लेबनान ये रहा लेबनान माउंटेन रेंज और एंटी लेबनान माउंटेन रेंज ये, तो इनके बीच में ये एक वैली बनी हुई है जिसको बेका वैली बोल दिया जाता है, याद रख लेना भाई। और एंटी लेबनान माउंटेन रेंज ये रही। अब लेबनान और एंटी लेबनान का कॉन्सेप्ट कैसा आया, अगर मेडिटेरेनियन सी से आप इधर की तरफ आओ, ईस्ट की तरफ, तब आपको सबसे पहले लेबनान में माउंटेन रेंज दिखेगी, नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाती, तो उसको लेबनान बोल दिया गया। और जो उसके आगे आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो उसको जस्ट ऑपोजिट में फेस करती हुई दूसरी पैरेलल माउंटेन रेंज एक और है जो सीरिया और लेबनान की बाउंड्री पे लोकेटेड है, उसको एंटी लेबनान बोल दिया क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में या दूसरी तरफ देखने को मिलती है। बस इतना सा लॉजिक है इसके पीछे। लेबनान माउंटेन रेंजेस की बात करें तो ये 160 किलोमीटर लेंथ की है और इस पे कई बार स्नो कैपिंग भी दिखती है। वो कब होता है, कई बार क्या, ज्यादातर रीजन बीइंग कि एक तो इसे लैटिट्यूडनली थोड़ा सा नॉर्थवर्ड लोकेटेड है, दूसरा यहां पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है जो विंटर्स के टाइम पे स्नोफॉल करा देता है। इसके अलावा यहां की हाईएस्ट पीक कुरनेथ अल स्वाद स्वदा, ठीक है, याद रख लेना, सावदा, ये हमें थोड़ा हाईएस्ट पीक के ध्यान रख लेना है। वैली की बात करें तो बेका वैली है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, लेबनानी और एंटी लेबनानी जो माउंटेन रेंज है उनके बीच में, ठीक है। और ये जो अफ्रीका की रिफ्ट वैली है ना, उसी का एक एक्सटेंशन के तौर पे देखा जाता है, ये याद रख लेंगे आप। फिर आ जाओ रिवर्स की बात, देखो यहां पर आपको लिटानी रिवर मेजरली देखने को मिल जाएगी जो बेका वैली के थ्रू आपको फ्लो होती हुई दिख जाएगी, राइट। इसके अलावा यहां पर सीजनल और पेरिनियल रिवर्स भी कई बार देखने को मिल जाती है, बट स्पेसिफिकली लिटानी रिवर के अलावा ज्यादा कोई नाम आता नहीं है। क्लाइमेट की बात करें तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, इसका मतलब क्या, गर्मियां तो होती है बहुत ज्यादा गर्म, और सर्दियों में यहां पर आती है बरसात, क्योंकि वही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे आकर भी तो यहां पे विंटर्स के टाइम पे रेनफॉल करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। वेजिटेशन की बात करें तो यहां पर मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो लेबनान का सिडार है जो कि वहां का नेशनल सिंबल भी है, वो यहां पर देख, सिडार एक तरीके से क्या है, ड्राई कॉनिफेरस फॉरेस्ट, मतलब जहां पर स्नोफॉल होने वाले पेड़ पौधे दिख जाते हैं, वो है ये सिडार। इसके बाद ओमान की बात कर लेते हैं। वेस्ट एशिया में जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आपसे कोई पूछे कि वेस्ट एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो कि दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में कंसल्टेशन रखता है, तो वो आंसर जाएगा ओमान। ओमान क्या है, यूएस, इजराइल और ईरान तीनों से डायलॉग में रहता है, बातचीत करता रहता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा कंट्री है जो कि न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके चल रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ओमान इंपॉर्टेंट है। ओमान की बात करें तो ध्यान रखें, लैंड बॉर्डर में यूएई के साथ में, सऊदी अरब के साथ में और यमन के साथ अपनी बॉर्डर बनाता है। कोस्टल एरिया की बात करें तो यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है वो ओमान का, ये जो पेनिनसुलर रीजन है, याद रख लेना, मुसंदम पेनिनसुला और नॉर्थ में ईरान, इनके बीच में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज लोकेटेड है, जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को मर्ज कराती है, ज्वाइन कराती है। इसके अलावा ओमान जो है वो अपनी कोस्टल लाइन, कोस्टल बॉर्डर की तरफ से देखें तो ईरान, और थोड़ा इधर से जाओगे तो पाकिस्तान की तरफ से भी बॉर्डरिंग आपको दिखेगी कोस्टल एरिया के हिसाब से। बाकी यहां पर गल्फ ऑफ मोजीरा ये देखने को मिल जाएंगे, और ओमान के ही आइलैंड्स है अल हनियात, याद रख लेना भाई, अल हलानियात आइलैंड्स हैं जो कि ओमान के अंडर आते हैं। बाकी यहाँ की कैपिटल जो मस्कट है वो आपको देखने को मिल जाएगी गल्फ ऑफ ओमान के कोस्टल रीजन में, ठीक है। ये हमें ध्यान रख लेना है। ज्यादातर ये ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने वाला माउंटेन है, आई मीन कंट्री है, और साथ में माउंटेन रेंज भी यहां पर देखने को मिल जाएगी जो यहां पर आप देख रहे हैं। थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या यहाँ की खासियत है। देखो, सबसे पहली चीज, ओमान ऐसा कंट्री है जो कहता है फ्रेंड टू ऑल एनिमी टू नन, और ये कॉन्सेप्ट जो है सुल्तान काबूस बिन सईद ने स्टार्ट कर दिया था कि हमें राइवल चाहे कितने ही हो हमारे रीजन में, हमें सबसे बना करके रखनी है। इसमें कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कैपेबिलिटी है, ईरान, सऊदी अरब, इजराइल, यूएस, सबसे बातचीत, और इसका मेन काम क्या है, नेगोशिएशंस करते रहना, बातचीत करते रहना, और साथ ही साथ एक तरीके की प्रिजनर एक्सचेंज डिप्लोमेसी पर भी काम करता है। मतलब इन कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो कैसे प्रिजनर्स को, जो भी है, कह सकते हैं कि वॉर के टाइम पे किसी को सीज कर लिया, कैप्चर कर लिया, तो उनको फिर एक्सचेंज करवाने का काम भी ओमान मीडिएटर के तौर पे करवा देता है। ओमान की थोड़ी बात करें तो ये ओल्डेस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट है अरब वर्ल्ड का, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी को प्रमोट करता है। इसके अलावा इसकी लोकेशन की बात करें तो ये साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला भी है। अरेबियन पेनिनसुला उसके साउथ ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला ऊपर की तरफ यूं एक्सटेंडेड है बड़ा सारा, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन ही आ गई, ठीक। और इसके अलावा देखा जाए तो पर्शियन गल्फ की तरफ ओपनिंग होती है, हमने देख लिया ऑलरेडी, और लैंड बॉर्डर की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, मैरीटाइम बॉर्डर की बात भी हम कर चुके हैं। ज्योग्राफी, ये देखो कोस्टल प्लेन एरिया देखने को मिल जाएगा, डेजर्ट है यहाँ पर, रबल खलील फ्रिंज, याद रख लेना इसका, और यहाँ पर जो माउंटेन रेंज है जो हमने यहाँ पर देखी थी इस तरफ यूं, ठीक है, उसका नाम क्या है आपका, हज़ार, ठीक है, हज़र, ये देखो नाम भी यहाँ पर हमें देखने को
मिल जाएगा। ये हज़र वाला माउंटेन रेंज इधर आपका मेजर लोकेशन आपकी देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए फिर इसके अलावा हम देखें क्लाइमेट की बात करें, लार्जली एरिड है, सूखा रहता है। और यहाँ पर सलाला रीजन जो है वहाँ पर कभी कभी बरसात आती है। ये बेसिकली सलाला रीजन की तरफ ही आपका ये लोकेशन आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रख लेना, जहाँ पर हल्की फुल्की रेनफॉल आ जाती है तो उसके बाद में ये देखो सलाला ये रहा, यहाँ पर बरसात अच्छी मिल जाती है तो थोड़ी बहुत खेती हो जाती है। अदरवाइज ये भी मोर और लेस रेनलेस रीजन है। ठीक है, ओमान की बात करें तो यहाँ परमानेंटली फ्लो करने वाली कोई रिवर या लेक कोई दिख जाए बहुत मुश्किल है, क्योंकि डेजर्टिक इकोसिस्टम है। तो यहाँ पर जनरली आपको क्या दिखेंगी, सीजनल कंडीशंस में कोई स्ट्रीम डेवलप हो गई कभी बरसात के चलते हल्की फुल्की, वो भी सलाला रीजन में बस वहीं पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर वाडीज देखने को मिल जाए। वाडीज अगर वही टेम्परेरी बेसिस पर वाटर बॉडीज का डेवलप होना, जिनको सीजनल रिवर और ये बोल दिया था, ये ओमान में देखने को मिल जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं कवच 4.0। देखो कवच 4.0 जो है वो दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा का जो हाई डेंसिटी रेल कॉरिडोर है ना दोनों तरफ, जो कि मोर और लेस देखो तो 1452 किलोमीटर की लेंथ हो जाती है, तो वहां पर अब हमारे लोको इंजन हैं उन पे अप्लाई कर दिया गया है। कवच का मतलब सिंपल सा है कि हमें हमारी रेलवे कॉलिजन का जो केसेस आते हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन देनी है। इसमें ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, ये सारी चीजें काम करती हैं, जिससे कि आराम से हम अवॉइड कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके कॉलिजन्स को, ट्रेन एक्सीडेंट्स और ये होते हैं उनसे बचाओ। कवच की बात करें तो ये इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसको इंडियन रेलवे के द्वारा यूज किया जा रहा है। टारगेट क्या है, कॉलिजन से बचाव, ऑटोमेटिकली ब्रेक्स का अप्लाई करना। अगर लोको पायलट ध्यान भी ना दे और लोको पायलट की वजह से कोई गड़बड़ी हो गई हो तो ऑटोमेटिकली फिर ब्रेकिंग सिस्टम काम करने लग जाएगा। यह सिस्टम 2015 में डेवलप हुआ, पहली बार ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन इसको मिला 2018 में, और एटीपी सिस्टम को नेशनल लेवल पे अडॉप्ट करने की जो एक अप्रूवल मिली वो 2020 में मिली। तो ये प्रोसेस आप ध्यान रख ले। कवच 4.0 ये देखो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 2024 में अप्रूवल इसको दे दिया गया। इसका मतलब अब इसको हम प्रॉपर्ली अप्लाई कर पा रहे हैं। और ज्यादातर इसका यूज कहां पर हो रहा है, जहां पर रेलवे रूट्स बहुत ज्यादा बिजी रहता है, हाई डेंसिटी रेल रूट्स हैं, और स्पीड भी जहां पर 160 से ज्यादा की स्पीड में हमें रेल को चलाना हो, तो मतलब 160 तक हमें चलाना हो स्पीड, हाई स्पीड में, तो वहां प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। फीचर्स, ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देता है। अगर लोको पायलट फेल हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता स्पीड को, सिग्नल्स को प्रॉपर्ली ओबे नहीं कर पाता है, तो ऑटोमेटिकली डेंजर को अवॉइड करने के हिसाब से। इसके अलावा इसमें प्रेसिजन लोकेशन डिटेक्शन, RFID टैग्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर RFID डिटेक्टर्स होंगे तो ट्रेन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई कहां पर कौन सी ट्रेन आ गई और कौन सा स्टेशन अब नेक्स्ट है, उस स्टेशन पे कोई ट्रेन खड़ी है कि नहीं खड़ी, क्या सिग्नल करना है। अच्छा, सिग्नल को मान लो कि जल्दबाजी में कोई लोको पायलट भूल भी गया तो वहां पर ये जो पूरा कवच सिस्टम है इसके थ्रू ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने का स्कोप बन जाता है। इसमें इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, जिसमें टेलीकॉम टावर्स बनाए जा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यूज की जा रही हैं, जिससे कि लगातार कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो लोकोमोटिव्स के बीच में, स्टेशंस के बीच में, और सिग्नलिंग सिस्टम भी एफिशिएंटली काम कर सके। स्टेशन लोको इंटीग्रेशन, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, कम्युनिकेशन के थ्रू आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इससे कि अगर कल को ना लोको पायलट की गलती के अलावा और स्कोप भी बनता है, जैसे लो विजिबिलिटी कंडीशन है ना, फॉग टाइप कंडीशन होती है, तो उस टाइम पर ट्रेन की क्या स्पीड रखनी है, किस तरीके से उसे ऑपरेट करवाना है, तो वो ऑटोमेशन पे काम चला जाएगा। सिग्निफिकेंस, ये रेलवे की सेफ्टी को एनहांस करेगा, है ना, कॉलिजन्स को हम रिड्यूस कर पाएंगे, ओवर स्पीडिंग नहीं होगी, सिग्नल का वायलेशन होने का स्कोप मिनिमाइज हो जाएगा। इसके अलावा सपोर्ट मॉडर्नाइजेशन, विद द टाइम हम डिजिटल सिग्नलिंग को यूज कर रहे हैं तो उसका हम यूज करेंगे हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और अभी रेलवे कॉरिडोर्स हमारे और ज्यादा क्राउडेड होने, अभी तो रेलवे की इतनी संख्या हमारे पास में है भी नहीं अगर लाइंस की बात करें। इसके अलावा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत ही इस कवच सिस्टम को डेवलप किया है, जिसका लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन है कवच 4.0। तो ये अपने आप में एक तरीके से हमारा जो ब्रांड है उसको भी तो एक्सपेंड करने का काम होगा कि देखो हम लोकल इस तरीके से इसको यूज करें, इसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, राइट। फिर बात करते हैं ब्लैक रेन। देखो WHO की तरफ से वार्निंग दे दी गई है कि तेहरान में जिस तरीके से डिफरेंट ऑयल फैसिलिटीज पे इजराइल और USA की तरफ से अटैक किया गया, उसके चलते वहां पर बहुत ही बड़ा हेल्थ इशू क्रिएट होने का स्कोप दिख रहा है, क्योंकि जो ऑयल फैसिलिटीज हैं वहां पर वो तेल जलता है तो उसके बाद में बहुत ज्यादा कहते ना कि कार्बन सूट हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गए, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हैं, वो हवा में फिर फ्लॉट करने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि ऊपर तो हो गए आपके रेन वाले क्लाउड, है ना,
रेन वाले जो हमारे नॉर्मल क्लाउड्स होते हैं वो, और दूसरी तरफ देखें तो उसी के जस्ट नीचे ये एक आर्टिफिशियल क्लाउड बना दिया जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। अब यहां पर ये बरसात जब गिरेगी कंडीशंस के अंडर में, तो वो ऑटोमेटिकली इस क्लाउड के साथ मिक्स होकर के नीचे गिरेगी, और ये जो पूरा कार्बन सूट हाइड्रोकार्बन टॉक्सिक पॉल्यूटेंट है ये काला काला सा पानी के साथ मिक्स होकर के नीचे आएगा। तो उसके चलते आप सोचो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएगी कि नहीं लोगों को, एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्रिएट होंगे, इन्हें क्रॉप्स है वो डैमेज होगी कि नहीं, वेजिटेशन बर्बाद होगा कि नहीं। ये एक अपने आप में सिनेरियो WHO की तरफ से हाईलाइट किया गया, और उसके वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं किस तरीके से वहां पर ब्लैक रेन देखी गई है ईरान में। अब हम कॉज की बात करें, जब ऑयल फैसिलिटीज पे आप अटैक कर दो, कोई इंडस्ट्रियल फैसिलिटी के अंदर कोई यूं मानो कि बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उससे क्या हो जाता है कि कार्बन सूट हाइड्रोकार्बन और टॉक्सिक गैसेस वो हवा में उड़ने लग जाती है। अब टॉक्सिक गैसेस में बेंजीन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या है सीधा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, तो इनका कॉन्सिक्वेंस हमें हेल्थ पर देखने को मिलता ही है। कैसे? मैंने बताया रेन क्लाउड है, वहां से रेन नीचे गिरेगी तो नीचे वो ऑलरेडी बना हुआ आपका क्लाउड बना हुआ है पूरा का पूरा, उस बर्न्ड या फिर कहें कि जो भी कुछ एक्सीडेंटल इवेंट के चलते जो एक्सपोजर देखने को मिला वो मिक्स होगा पानी के साथ में और फिर वो नीचे आएगा, है ना। तो ये एक अपने आप में बड़ी कंसर्निंग सिचुएशन बन जाती है, और वो जो बारिश है वो पॉल्यूटेंट रिच होती है। अच्छा, और इसमें आपका बेंजीन तो इरिटेंट है ही, हमारी स्किन के लिए भी बेकार है, हमारी सांस के लिए भी बेकार है। वहीं दूसरी तरफ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जब पानी के साथ में रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड। तो इसके चलते फिर क्या प्रॉब्लम आती है, कुल मिलाकर के वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो गए, तो वो फिर बाद में और ज्यादा चैलेंजिंग कंडीशन हो गई। ज्योग्राफिक एंड वेदर कंडीशन, अब क्या ईरान में जो सिटीज है ना उनके चारों तरफ एक तो माउंटेनस रीजन है, माउंटेनस रीजन होने के चलते ये हवाओं के साथ में जो डार्क क्लाउड भी बनते हैं ना ये मूव नहीं कर पाते, वो वहीं की वहीं ट्रैप हो जाते हैं। अब वो स्टेबल कंडीशन, और अगर वहां पे बरसात गिरने लग गई तो फिर बाद में चांसेस शहरों में और ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं इस तरीके की रेनफॉल का। इंपैक्ट हेल्थ वाइज देखो, स्किन इरिटेशन, आई इन्फ्लामेशन, हेडेक, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ये होने लग जाती है, और बेंजीन तो इतनी खतरनाक है इससे ज्यादा एक्सपोजर हो तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट देखें तो सॉइल, वाटर बॉडीज और क्रॉप, इनके लिए खतरा है, कंटेमिनेशन हो जाता है सॉइल का एंड वाटर बॉडीज का, फूड चेन में फिर वो कंटेमिनेशन ऐड होकर के हमारी हेल्थ के लिए रिस्क। फिर आओ एसिड रेन की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, अगर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हवा में है तो पानी के साथ मिक्स होकर के फिर सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड डेवलप कर लेंगे, जिसके चलते एसिड रेनफॉल होगा, और वो फिर आसपास की वेजिटेशन को तो बर्बाद करेगा, साथ ही साथ में जो बिल्डिंग्स बन रखी है उनको भी बर्बाद करेगा, बाहर की लेयरिंग जो है उसको इरोड करना स्टार्ट कर देगा, जैसे हम ताजमहल का सुना होगा आपने, है ना, कोरोजन कैसे होता है वहां का। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा खतरा है। और सबसे इंपॉर्टेंट और कंसर्निंग बात कि जो परसिस्टेंट केमिकल्स होते हैं जिनको फॉरएवर केमिकल्स के तौर पे देखें तो PFAS का नाम आपने सुना होगा, वो कई दशकों तक एनवायरमेंट में बने रहते हैं, तो वो तो और ज्यादा हेल्थ के लिए कंसर्न बन गए, और ज्यादा एनवायरमेंटल थ्रेट क्रिएट कर देंगे लंबे समय तक। फिर हम बात कर लेते हैं फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। देखो नीति आयोग ने फिस्कल हेल्थ इंडेक्स का सेकंड एडिशन रिलीज कर दिया है, सेकंड, ध्यान रखना पहला ऑलरेडी हो चुका है, और इस इंडेक्स को बोला गया है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026। पहला जो एडिशन आया था ना उस एडिशन में तो सिंपल 18 मेजर स्टेट्स पर ही ध्यान दिया गया था। अब क्या है, 18 तो थे ही, लेकिन अब की बार नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन में हमारे जो 10 स्टेट्स और आते हैं ना उनकी भी अलग से एक सेपरेट रैंकिंग रिलीज की है। तो समझते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहली चीज तो हमें फिस्कल का आइडिया होना चाहिए। देखो गवर्नमेंट जो भी प्लानिंग करती है मॉनेटरी जो भी प्लानिंग करती है फाइनेंस के टर्म्स में उसको हम फिस्कल के हिसाब से कंसिडर करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का टैक्स कितना आ रहा है गवर्नमेंट के पास में कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये सारी चीजें तो आप ओवरऑल देखते हो कि रिसीट कितना है, कितनी गवर्नमेंट के पास में इनकम आ रही है या इन्वेस्टमेंट के लिए आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, और वहीं दूसरी तरफ आप उसमें से खर्चा कितना कर रहे हो, सैलरी कितनी दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, वो सारी चीजें आप देखो तो इन दोनों का बैलेंस देखा जाता है। मतलब ये इनकम और एक्सपेंडिचर इन दोनों का बैलेंस देखा जाता है, और जब इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है तो वही फिर बाद में आपका फिस्कल डेफिसिट के तौर पे कंसिडर हो जाता है। और इसी फिस्कल डेफिसिट की अगर बात करें तो इसमें से जो भी आपका मतलब सरकारें जो हो गई उनके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोन लिया गया था उस लोन के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज। तो आप जो इंटरेस्ट पे कर दोगे तो उस इंटरेस्ट पेमेंट को आप निकाल दो एक बार, क्योंकि वो मोर और लेस आपकी ना तो कैपिटल क्रिएट कर रहा ना कुछ, ओनली आपके बर्डन क्रिएट कर रहा है, तो वो फिर हो जाता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि
फिस्कल डेफिसिट के अंदर आप मोर और लेस इंटरेस्ट पेमेंट्स को साथ लेकर के चल रहे हो कि हाँ, पास्ट का जो भी आपने लिया हुआ उधार उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ ब्याज दे रहे हो, ठीक है। और प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो मोर और लेस ये शो करता है कि आपने जो ब्याज दिया जिसके चलते कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा उसको हटाओ, रियल में देखो कि आपकी इकोनॉमी में हो क्या रहा है, मतलब ग्राउंड में देखो कि आपकी इकोनॉमी में हो क्या रहा है, जिसमें कि आपने कितना इनकम किया है, कितना एक्सपेंस किए हैं, तो उनका बैलेंस क्लियर है। तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला के ऊपर ध्यान रख लेना भाई, प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ये तो आपका फिस्कल डेफिसिट, और प्राइमरी डेफिसिट में आप क्या कर दोगे, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल दोगे, समझ गए। अब आ जाते हैं फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में। ये देखो एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंपेरेबल असेसमेंट है, इसका मतलब डिटेल्ड एनालिसिस, जिससे ये पता पड़े कि कहां पर कौन सा स्टेट परफॉर्म कर रहा है फिस्कली, और कैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में परफॉर्म कर रहा है, क्या उनमें बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे फॉलो कर रहे हैं या कोई गड़बड़ है, उस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी को ये यहां पे शो करता है। इसमें डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क है, पूरे स्टेट्स का पूरा डेटा लिया जाता है डिफरेंट सोर्सेस से, फिर उसके बाद में देखा जाता है कि कौन सा स्टेट फिस्कली साउंड है, जहां पर खर्चा कम हो रहा है, खर्चे को कंट्रोल में किया जा रहा है प्रॉपर, जहां पर जरूरत है वहीं खर्चा किया जा रहा है, इनकम को बढ़ाने का स्कोप है। गाइड रिफॉर्म्स, दैट मींस कि आप अपने स्टेट की पोजीशनिंग देखो और फिर वहां पर कैसे आप अपने आप को इंप्रूव करा सकते हो, उस पर काम किया जाए। इससे क्या होता है कि डेटाबेस जब पूरा एनालिसिस दिया जाएगा ना, तो आइडिया लगेगा स्टेट्स को कि कहां पर हमें परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, कहां हम कमजोर हो रहे हैं दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में। तो सबसे बड़ी बात, ये इंडेक्स दिया जाता है ना, उसमें अभी के टाइम पे 2026 का ये जो सेकंड एडिशन है, इसमें कौन से साल के एनालिसिस किया गया, तो 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर था उस पर कवर किया गया है। और इसमें डेटा जो लिया गया है वो कहां से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है ना पूरी हर एक स्टेट के लिए, उससे यहां पर डेटा लिया गया, फिर उस एनालिसिस के बेसिस पे ये रैंकिंग दी गई है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है, 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स पर ध्यान दिया गया है जिनका स्टडी हमें करना जरूरी है। नंबर 1 क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, नंबर 2 रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, नंबर 3 फिस्कल प्रूडेंस, नंबर 4 डेट लेवल्स, और नंबर 5 डेट सस्टेनेबिलिटी। सीधी बात है कि आप खर्चा कर रहे हो तो कहां कर रहे हो, क्या उससे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, क्या उससे मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आपका बढ़िया आ रहा है। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, आपके पास में जो पैसा आ रहा है क्या आपने अपने खुद के लेवल पर टैक्स के बेसिस पे इकट्ठा किया है, या फिर आप उधारी के मामले में कर रहे हो, या फिर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना हिस्सा ले रहे हो। इसके अलावा फिस्कल प्रूडेंस, आपके पास में पैसा आ गया, इनकम आपकी जो आ गई, जो टोटल रिसीट्स हैं उनको आप किस तरीके से प्लान कर रहे हो, कितना आप डेफिसिट को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो। डेट लेवल, उधार लिया है तो कितना लिया है आपके स्टेट की जीएसडीपी के कंपैरिजन में, और लिया भी है तो क्या उसके साथ में आप सस्टेन कर पाओगे, क्या आपकी इकोनॉमी उतनी कैपेबल एनफ है कि जिससे कि आप ब्याज टाइमली मैनर में रिटर्न कर सको। तो इन चीजों के आधार पर ये कैलकुलेशन लगती है। अब इन इंडेक्स के आधार पर देखें तो यहां पर 4 कैटेगरीज के अंदर स्टेट्स को डिवाइड किया गया। अचीवर्स, जो बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका फिस्कल डिसिप्लिन स्ट्रांग है, खुद का टैक्स रेवेन्यू का जो सिस्टम है वो हाई है, ऐसा नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट्स पर इन पे ज्यादा डिपेंड करें, है ना। डेफिसिट है वो कम कर रखा है, मैनेजेबल डेट है, डेट के मतलब जो उधार लिया हुआ है वो आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, टाइमली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और साथ में डेट को रिड्यूस भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा कर पा रहे हैं। इसके अलावा फ्रंट रनर्स हैं, वो देखा जाए तो परफॉर्मेंस तो अच्छी है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जिससे कि अचीवर्स की कैटेगरी में डाल दिया जाए। परफॉर्मर आ जाते हैं, उनको मिडिल ग्राउंड वाले स्टेट होते हैं जहां जिनका रिजल्ट मिक्स होता है इन 5 कैटेगरीज के अंदर, कि कहीं किसी में प्लस किसी में माइनस। और एस्पिरेशनल, जो मोर और लेस सिग्निफिकेंटली बहुत बुरे हाल से गुजर रहे हैं, जिनके फिस्कल स्ट्रेस है, जिन पे डेफिसिट लगातार बना हुआ वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा कर्जा भी बहुत है, और साथ ही साथ रेवेन्यू कैपेसिटी जो टैक्स बेस है वो भी इतना ज्यादा उनके पास में है नहीं, तो वो आ जाएंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में। तो सबसे पहले मेजर स्टेट्स की बात करें 2026 के इस इंडेक्स में, उड़ीसा टॉप परफॉर्मर रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से अपना स्कोर इंप्रूव कर पाया। साथ ही साथ गोवा और झारखंड ने भी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है अचीवर स्टेट्स की कैटेगरी में। गुजरात महाराष्ट्र की बात करें तो टॉप 5 स्टेट्स में इंक्लूडेड है। हरियाणा भी जो है वो भी ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को अपना इंप्रूव कर पाया है, समझ गए, और अपनी रैंक को हरियाणा ने 3 से इंप्रूव कर दिया। बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना की बात करें तो इनकी माइल्ड रिकवरी है, लेकिन पंजाब, वेस्ट बंगाल और केरला, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बॉटम पर आपको देखने को मिल जाएंगे अगर इस फिस्कल हेल्थ इंडेक्स की बात करें। ओवरऑल देखें तो हाई रैंक स्टेट्स हैं, उन्होंने फिस्कल डिसिप्लिन को शो किया है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एफर्ट्स भी किए हैं अपने लेवल पर, जिससे कि सेंटर पे डिपेंड ना करें और ऑटोनोमसली अपनी फिस्कल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में सक्सेसफुल रह रहे हैं। इसके अलावा लोअर रैंक स्टेट्स हैं, उनके तरफ से देखा जाए तो रेवेन्यू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा दिख रहा है। मतलब ये कि जो डेवलपमेंट पे जो पैसा लगना चाहिए उसके कंपैरिजन में आपने केवल मेंटेनेंस पे खर्चा है वो ज्यादा कर रखा है। इसके मतलब यहां पर फिस्कल पैटर्न सस्टेनेबिलिटी
लेस दिखाई पड़ रही है, जो कि अचीवर्स आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फिस्कल इंडिकेटर अचीवर स्टेट्स की बात करें तो उड़ीसा, गोवा, झारखंड मेजर है, याद रख लेना तीनों। इनकी परफॉर्मेंस हाई ऑन टैक्स शेयर, इनकी खुद की जो रेवेन्यू थी उसमें सबसे ज्यादा खुद का कंट्रीब्यूशन रहा 60% से ज्यादा। अब आप सोचो कितना फिस्कल ऑटोनॉमी इनको मिली होगी। इसके अलावा रिलेटिवली लार्ज कैपिटल आउटले, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करना जीएसडीपी के कंपैरिजन में, तो 4 से 5% इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो अच्छी बात है ये। फिर आ जाता है फिस्कल डेफिसिट, तो 3% से कम है, जो कि एफआरबीएम एक्ट की जो गाइडलाइंस है उनके तहत एकदम परफेक्टली मैच करता है। इसके अलावा मॉडरेट डेट लेवल, इतना कर्जा नहीं है कि जो मेंटेन ही ना हो सके। इनका मतलब जीएसडीपी का 25% के अंडर में जो भी डेट आ जाता है किसी भी स्टेट का, तो मॉडरेट लेवल में आ जाता है, इसका मतलब मैनेजेबल हो जाता है। वहीं पर स्टेबल परफॉर्मर या आपका वो फ्रंट रनर की बात कर ले, और परफॉर्मर स्टेट्स की, तो फ्रंट रनर में तो हमें देखने को मिल रहा है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। इनका परफॉर्मेंस ठीक कंसिडर किया जा रहा है, बट एक्सेलेंट नहीं बोल सकते। वहीं पर परफॉर्मर स्टेट्स में मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान है, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया है, लेकिन अभी भी और स्कोप अभी बाकी है। ये मीडियोकर स्टेट्स हो गए। वहीं पर फिस्कल स्ट्रेस और डेट बर्डन के हिसाब से देखें तो वो आ जाते हैं आपके एस्पिरेशनल स्टेट्स, जिनमें आपके वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश और पंजाब आ जाते हैं, जहां पर लगातार रेवेन्यू डेफिसिट, आपको रेवेन्यू की इनकम कम दिख रही है, फिस्कल डेफिसिट है वो बनी हुई है, एफआरबीएम नॉर्म जो है 3% से कम वाला, उससे भी ज्यादा जा रही है। इसके अलावा देखा जाए तो डेट लेवल है जीएसडीपी का 35 से 45% जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसके अलावा रेवेन्यू रिसीट की अगर बात करें तो वहां पर भी मोर और लेस खर्चा ज्यादातर केवल मैनेजमेंट में ही चल रहा है, 50 से 60%। इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो 15 से 20% तक जा रहा है, जो कि अपने आप में बड़ी कंसर्निंग पिक्चर को शो करता है। फिर बात कर लेते हैं कैटेगरी शिफ्टिंग की, कौन से स्टेट्स ने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव की है। तो देखो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखें तो झारखंड और उत्तर प्रदेश ने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी की है। फ्रंट रनर की बात करें तो यहां फ्रंट रनर से अचीवर की तरफ जाने की एफर्ट हुई झारखंड और उत्तर प्रदेश की, ये ध्यान रख लेना। वहीं पर गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इन्होंने अपनी परफॉर्मर से फ्रंट रनर की तरफ जाने की अपनी मूवमेंट स्टार्ट रखी है। मेजोरिटी स्टेट्स ने अपनी ज्यादातर तो कैटेगरी वो की वही रखी है जो 2025 की रैंकिंग में थी। मोरलेस जो चेंज आया वो हमने इस पैराग्राफ में देखा। माइनर रैंकिंग चेंज की बात करें तो गोवा और उड़ीसा, ये अभी भी आपने देखा कि ये अचीवर्स की कैटेगरी में, लेकिन इनकी अभी परफॉर्मेंस में उतना ज्यादा चेंज नहीं आया अगर कंपैरिजन इनका खुद से किया जाए तो। लेकिन इनके पास में स्ट्रॉन्ग बेस का मैकेनिज्म है, टैक्स बेस का, जितना ज्यादा खुद के लेवल पर अपनी टैक्सेशन के बेसिस पे रेवेन्यू कलेक्शन का स्कोप बनता है ना, उतना ही ज्यादा आपके ऊपर बर्डन कम होता है कि आप क्या करना चाहते हो, पूछोगे क्या फिर सेंटर से, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लगाम लगती है वो लगना कम हो जाती है। इसका मतलब फिस्कल ऑटोनॉमी आपके पास ज्यादा है अगर अचीवर स्टेट्स की बात करें। वहीं पर हम शिफ्टिंग इन रैंकिंग्स की बात करें फिजिकल परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिजिकल परफॉर्मेंस में एक तो बिहार ने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, जो कि आप कह सकते हो कि इंप्रूव किया है ना। यहां पे एस्पिरेशनल टू परफॉर्मर कैसे लिखा, आई डोंट नो। शिफ्टिंग, रिफ्लेक्टिंग, चेंजिंग फिजिकल पर बिहार इंप्रूव फ्रॉम एस्पिरेशनल टू परफॉर्मर, बिल्कुल ठीक बात है, ये मैं एस्पिरेशनल की बजाय अचीवर समझ गया था, अगर कोई बात नहीं। एस्पिरेशनल से परफॉर्मर की तरफ चले गए, बेटर डेफिसिट मैनेजमेंट किया गया। वहीं पर कर्नाटका और तमिलनाडु की बात करें तो ये फ्रंट रनर से परफॉर्मर की तरफ चले गए, इसका मतलब इनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर गया। वहीं नॉर्थ ईस्ट की बात करने से पहले हम केरला, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिक्लाइन कर गई है। डेट सस्टेनेबिलिटी, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, इन्होंने लो डेट लेवल मेंटेन किया, इसका मतलब इनके द्वारा काम जो किया गया है वो ठीक है, ठीक है, इंटरेस्ट बर्डन भी इन पे कम है। वहीं पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल, इनकी बात करें तो कर्जा इन पे बहुत ज्यादा, इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है, इसलिए ये मोर और लेस एस्पिरेशनल कैटेगरी में ही इनको रखा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स हैं उनको भी रैंकिंग दी गई है सेपरेटली 3 ग्रुप्स के अंदर, याद रख लेना। वहां तो 4 थे मेजर स्टेट्स में, यहां केवल 3 ही है। एक तो अचीवर जिसमें अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड आ जाते हैं। परफॉर्मर में देखो तो असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा आ जाते हैं। और एस्पिरेशनल में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड आ जाते हैं। अचीवर स्टेट्स की अगर बात करें जो मेन परफॉर्मर्स हैं यहाँ पे, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड आए हैं ना आपके टॉप रैंकर्स, इनके द्वारा क्या किया गया है, एक तो एक्सपेंडिचर क्वालिटी को इंप्रूव किया गया है कि जिसके चलते मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आए, मतलब इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट हो तो उससे इकोनॉमी को बूस्ट ज्यादा मिले। रेवेन्यू कैपेसिटी इनकी इंक्रीज हुई है, डेट मतलब अपने कर्जे को प्रॉपर्ली मैनेज किया है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश और मणिपुर, ये 2 ऐसे स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, ये बॉटम पर आ गए क्योंकि इनके ऊपर फिजिकल स्ट्रेस लगातार बना हुआ है। और देखा जाए तो इस तरीके की कंडीशंस में हमें देख लेने की जरूरत है कि हाँ भाई कौन सा कहां स्टैंड करता है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से और एनालाइज कर लेना, हो सकता है इसमें हमें क्वेश्चन मिल जाए। अब आपको ये जो भी हमने किया है उसको रिवाइज करने के लिए आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगी, तो पीडीएफ का तो सिंपल तरीका है, आपको लिंक दिया हुआ है पिन कमेंट में, वहां जाकर के डाउनलोड कर लो, ठीक है। और उसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पर पीवाईक्यूज हैं, ये 2 क्वेश्चन आपकी
कह सकते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो आप इनका आंसर देना भाई कमेंट बॉक्स में। और फिर बात आती है कल के क्वेश्चंस की, तो 2 सवाल मैंने पूछे थे, ज़्यादातर ने सही जवाब दे दिया, दोनों का आंसर सी है। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करें तो उसमें एक डायरकी का सिस्टम आया था, ठीक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। वैसे ही अगर सेंट्रल स्टेट में सब्जेक्ट डिवीजन की बात करें तो ये मोर और लेस आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत आ गया था, ठीक है। इनका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मैंने दे दिया है, आप अच्छे से इसको देख के रिवाइज कर लेना, ठीक है। और आज वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब आप दोगे ही, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, समझ गए। और अब इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप PWOnlyIAS ऑफिशियल चैनल को टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट दिए जा सके। PDF का मैं बता चुका हूं, पिन कमेंट में आपको लिंक दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।